हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। सेल एक ऐसा चैप्टर है जो आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है। इनफैक्ट इस दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक दुनिया की हर एक लिविंग बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। तो इसको हम कहते हैं सेल। और आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सेल सेल को कहा जाता है दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारी ज़िंदगी की सबसे बेसिक चीज़ जो है, हमारी बॉडी की सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवित चीज़ें जो जिंदा हैं, जिनमें जान है, ये सारी लिविंग जो चीज़ें होती हैं ये सेल की बनी हुई होती हैं। एंड इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। It is known as the fundamental unit of life because it regulates all the functions inside an organism. इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या जानवरों की बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम, उनको संभालने का काम सेल करते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है। वो ऑक्सीजन लेता है, फूड लेता है और उससे एनर्जी बना के अपने सारे काम करता है। जो सेल शब्द है इसका लैटिन मतलब होता है अ लिटिल रूम। सो द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड अ लिटिल रूम। और इसको किसने बनाया था, पहली बार किसने देखा था सेल को? तो सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये ऊपर रॉबर्ट हुक की फ़ोटो बनी है, ये रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने अपना एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने लकड़ी होती है एक तरीके की जिसे हम कहते हैं कॉर्क के सेल्स को देखा और उन्होंने नाम दिया कि ये सेल है। क्योंकि उनको जो बहुत छोटे छोटे डब्बे दिखे, उन्हें लगा ये छोटे छोटे कमरे जैसे डब्बे हैं, उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। सेल के बाद 1830 के आसपास एक सेल थ्योरी भी दी थी जो कि बॉटनिस्ट मथायस शिकेन ने और जूवोलॉजिस्ट थियोडोर शेजवान ने दी थी, जो कि टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। और उन्होंने एक सेल थ्योरी दी जिसके अंदर एक मेन बात जो कही गई थी ये थी, The unified cell theory states that all living things are composed of one or more cells. The cell is the basic unit of life and new cells arise from existing one. कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सारी की सारी लिविंग चीज़ें जो हैं वो सेल की बनी हुई हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल की। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है और जो नए सेल होते हैं वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। नए सेल कहीं से नहीं आते, बल्कि पुराने जो सेल्स होते हैं वही डिवाइड होते हैं, वही ग्रो होते हैं और नए सेल बनते हैं। अब अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो जो सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल के बने हुए जीव जंतु हैं, उनकी बात भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक सेल के बने हुए होते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल का बनता है, इसका मतलब ही होता है यूनि का मतलब एक। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि एक सेल की। सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर एंड इंटायर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा फंक्शन होता है, वो एक सेल का बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना। ये एग्जाम्पल है, नीचे डायग्राम बने हुए हैं। बहुत बार आपने ये डायग्राम बनाए भी होंगे या देखे भी होंगे। ये जो डायग्राम है ये एक सेल के डायग्राम है। जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, जितने भी ये जीव जंतु आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक सेल वाले हैं। इनका पूरा शरीर सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से और हम समझते हैं अगले तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम नाम देते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनकी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। नाम अपने आप में कहता है मल्टी सेल्युलर, मतलब बहुत सारे सेल का बना हुआ। जैसे अगर हम अब देखें, मनुष्य को देखें, ह्यूमन बीइंग को देखें, तो हमारी बॉडी कितने सारे जीवों की बनी हुई है, कितने सारे सेल की बनी हुई है। तो हम खुद को कहेंगे कि हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की खास बात क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है,
कैन बी सीन इन दीज ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? अब मेरी बॉडी में या आपकी बॉडी में या मनुष्यों की बॉडी में सांस लेने का, रेस्पिरेशन का काम लंग्स करते हैं, डाइजेशन का काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ब्लड का काम चीज़ों को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो ये जो अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करते हैं, इसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर, कि एक सेल किस तरीके से बना हुआ होता है और किस तरीके से वो डिवीजन करता है, किस तरीके से वो काम करता है, उस सेल के बारे में। तो सेल आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के छोटे छोटे हिस्सों के बने होते हैं। अ सेल इज केपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल दियर रिस्पेक्टिव फंक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेल होता है वो सारे के सारे काम कर सकता है, किस वजह से? सेल ऑर्गेनल्स की वजह से, सेल के छोटे छोटे हिस्सों की वजह से। सेल ऑर्गेनल्स वो हिस्से होते हैं जो सेल को सभी कामों को करने में मदद करते हैं। अभी हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट बेसिक जो होते हैं वो होते हैं कि द सेल स्ट्रक्चर सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब कुछ बेसिक चीज़ें देखिए, सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सबके पास 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 32 दांत, 2 हाथ, 2 पैर, 2 किडनी, 2 लंग्स, 1 हार्ट। ये बेसिक चीज़ें सबके पास कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही सभी सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सभी के पास होता है। जो सेल एडवांस्ड हैं उनके पास कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें सभी के पास हैं। हम इस दुनिया के सेल्स को सबसे सिंपल तरीके से 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल अगर साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ये पुराने सेल हैं। इनका सेल 0.2 से 2.0 म्यूमीटर इन डायमीटर होता है, जो कि बहुत छोटा है। जबकि यूकैरियोट्स भी कुछ बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं। ये 10 से 100 म्यूमीटर के बीच होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है, इसमें प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई। इनके अंदर जो चीज़ होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक सही ढंग का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियाई भी होती है। फिर बात करें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स में कोई सही ढंग की सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, कोई जो डिफाइंड हो, सही काम करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स बहुत छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और छोटे दोनों होते हैं इसमें। क्योंकि यूकैरियोट नए सेल हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। डीएनए की बात करी जाए तो प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर हिस्टोन्स नहीं होते, हिस्टोन्स क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और हिस्टोन्स भी होते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स करते हैं बाइनरी फिशन और यूकैरियोट्स करते हैं माइटोसिस। क्या होती है बाइनरी फिशन? तो आपको पता है, एक सेल सिंपल 2 सेल में बदल जाता है। और माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस हम इस चैप्टर में आखिर में पढ़ेंगे, जो एक प्रकार की सेल डिवीजन होती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। तो हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस भी कर लिया। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की बात करोगे तो यूकैरियोट्स पूरा एक प्रॉपर सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म सभी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल का पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल। जैसे हमारे घर में होती है दीवार, ऐसे ही सेल में होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है, एनिमल सेल्स में इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनिमल सेल्स ज़्यादातर अपना देखभाल करते हैं।
प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो बाहर ऐसे तापमान में होते हैं जहाँ एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है, एकदम से बहुत ठंड हो जाती है, तो उन्हें सेल वॉल की आवश्यकता होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये भी एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक तरीके की आउटर की वॉल होती है, कवरिंग होती है। उसके भी बाहर प्लांट्स में होता है सेल वॉल, रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट या सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। नीचे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो दिखेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो येलो वाली मेम्ब्रेन अंदर है, उसके बाहर ग्रीन कलर की जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट सेल्स को, जो प्लांट इतनी तेज़ गर्मी में और इतनी तेज़ ठंड में रहती है, उसके अंदर भी, इतनी गर्मी और इतनी सर्दी के अंदर भी जो सेव करने का काम, जो संभाल के रखने का काम जो होता है वो करता है। ठीक है, वो प्लांट को बचाता है एक तरीके से। फिर समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सेल वॉल के बाद। अब क्योंकि कई सेल वॉल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल सेल में जो मेन मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हो गई। It is called as selectively permeable membrane because it prevents movement of some material। अब इसको selectively permeable कहा जाता है। जो ये शब्द है permeable, इसका मतलब होता है जो परमिट करे, जो अलाउ करे, जो जाने दे। सेलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को। जैसे मेरे घर का गेट है या आपके घर का गेट है, तो आप अपने घर का गेट सिर्फ उन लोगों के लिए खोलेंगे जिनको आप जानते हैं। जिनको आप जानते नहीं, आप अपने घर का गेट उनके लिए क्यों खोलेंगे? तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लांट की मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और जो एनिमल की मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी सेल्स के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल रिजिड होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये चीज़ों को अंदर भी आने देती है और चीज़ों को सेल से बाहर भी आने देती है, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ों को। अब जो अंदर और बाहर आने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जब गैसें सेल के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं तो हम कहते हैं डिफ्यूजन हो गया, और ऑस्मोसिस करती है तो हम कहते हैं, पानी अगर कुछ करता है अंदर बाहर तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस हो गया। अब हम आगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। बस ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस चीज़ की बनी होती है। तो ये बनी होती है कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, इन दो चीज़ों की ये बनी हुई होती है। और नीचे आपको डायग्राम दिखेगा, ये सेल मेम्ब्रेन का बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, और ये एक नॉर्मल डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का, कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहर वाले हिस्से में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है कि गैस का सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर निकलना, यानी कि सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन gases can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो चीज़ें होती हैं वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती हैं। बस डिफ्यूजन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पर गैस ज़्यादा होगी वहाँ से गैस वहाँ जाएगी जहाँ पर गैस कम है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन के बाद अगला होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है, बस डिफ्यूजन में गैस थी और ऑस्मोसिस में पानी। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऐसी मेम्ब्रेन से जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी मूव करता है तो हम उसको कहते हैं कि ऑस्मोसिस हो गया। अब जिसे नीचे देखिए डायग्राम बना रखा है, इस तरफ आपको दिख रहा है पानी ज़्यादा है, इस तरफ शुगर जो है ज़्यादा है। यहाँ पे शुगर, ये जो रेड वाले हैं ये शुगर हैं, और जो ब्लू वाले छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये पानी है। शुगर के हिसाब से यहाँ पानी कम है, यहाँ शुगर के हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या कि पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वहाँ जाना शुरू कर देगा जहाँ पानी कम है। ध्यान रखिए, हम क्वांटिटी की बात नहीं करते, हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। क्वांटिटी में क्या होता है कि पानी की अमाउंट कितनी है, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब है कि 1 लीटर पानी में कितना नमक डाला हुआ है, 1 लीटर पानी में कितना चीनी डाली हुई है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ शुगर के हिसाब से पानी कम था,
यहाँ शुगर के हिसाब से पानी ज़्यादा था, तो पानी जहाँ ज़्यादा था वहाँ से वहाँ मूव करने लगा जहाँ वो कम है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो इन दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द सेल व्हेन इट इज़ केप्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। एक टेबल से समझते हैं कि तीनों में क्या होता है। सबसे पहले हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, आइसोटोनिक में इक्वल होती है, और हाइपोटोनिक में सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब हाइपोटोनिक में वाटर मूव्स आउट इन सेल श्रिंक्स, सेल के अंदर से जो पानी होता है वो बाहर जाना शुरू करता है हाइपरटोनिक में। आइसोटोनिक में सब कुछ इक्वल है, तो ना तो सेल के अंदर पानी जाता है और ना सेल के अंदर से पानी आता है। और हाइपोटोनिक में क्योंकि बाहर जो वाटर था वो ज़्यादा था और अंदर वाटर कम था, तो वाटर अंदर आना शुरू हो जाता है, और इस केस में क्या होता है कि सेल जो शेप होती है वो फुल्ली शुरू हो जाती है, सेल स्वेल अप होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेल के अगले ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है साइटोप्लाज्म। आपको पता ही है साइटोप्लाज्म एक तरीके से सेल का ब्लड होता है, सेल का खून होता है। इट इज़ अ थिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स दैट फिल्स द सेल। ये सेल को भर के रखता है। इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो या तो आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन इसके पूरे आसपास होती है, साइटोप्लाज्म के आसपास, एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका न्यूक्लियस और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में जितना भी ये पीले रंग का आपको दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ये येलो सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक तरीके से वो लिक्विड है जो सेल के अंदर की सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, सेल के अंदर की सभी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। इसी को हम कहते हैं कि ये मेरा साइटोप्लाज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बाद। तो अब आ गई सेल की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक तरीके से सेल का दिमाग भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? स्मॉल, राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल। बहुत छोटा होता है, गोल होता है, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन होने का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन होने का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनेल है इसके बाहर एक कवरिंग है, एक कवर लगा हुआ है ताकि ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे। फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस सेल के अंदर इस जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड होता है जिसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो लेयर होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल की एक्टिविटीज़ में और सेल के रिप्रोडक्शन में। द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन material which gets condensed into chromosomes. The chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि न्यूक्लियस में बहुत छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको नाम दिया जाता है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होने लगता है, एक सेल से 2 सेल बनने लगते हैं, तो ये क्रोमैटिन बदल कर क्रोमोसोम बन जाता है। और यही क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन पिता से पुत्र के पास जाती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाती है। आपने देखा होगा हम सभी अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं, उसका कारण है कि हमारे पास उनका डीएनए है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए में जो काम करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसे कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो छोटे छोटे कारक होते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं। आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपकी नाक कैसी होगी, आपकी बॉडी कैसी होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स में होती है। तो जो जीन्स आपको आपके माता से और पिता से मिलेंगे, वही जीन्स आपकी बॉडी का सारा स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म, सारी शेप, साइज़ सब रेगुलेट करेंगे, सब वही डिसाइड करते हैं।
इसीलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद अब बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस, जो सेल के अंदर हो सकता है। ये क्या होता है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। मतलब जब सेल, कोई जिंदा सेल होता है और ऑस्मोसिस की वजह से वो पानी छोड़ दे, उसके अंदर से सारा पानी निकल जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेल सिकुड़ने लगता है, सेल श्रिंक करने लगता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये कब होता है? इट टेक्स प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाए जहां बाहर बहुत ज़्यादा नमक है। जब किसी सेल को नमक वाले पानी में रखा जाए या चीनी वाले पानी में रखा जाए तो ऐसा होता है। जैसा आपने बहुत बार देखा होगा, किशमिश होते हैं, तो किशमिश को अगर नॉर्मल पानी में रख दिया जाए तो किशमिश फूल के एकदम अंगूर जैसे हो जाते हैं, और अगर उनको धूप में सुखा जाए तो बिल्कुल सूख जाते हैं। जो उनकी सूखने की प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है, उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एंड इट्स रिजल्ट अ सेल बिकम्स शंकन इन शेप। शंकन इन शेप का मतलब है कि अगर ऐसा सेल है तो वो बेचारा सेल सिकुड़ के ऐसा रह जाएगा, क्योंकि वो शेप जो है टोटल खराब हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, प्लाज्मोलिसिस का एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये डी प्लाज्मोलिसिस है। जब सेल के अंदर पानी वापस डालोगे तो सेल ऐसा हो जाएगा, और ये प्लाज्मोलिसिस है, जब सेल के अंदर से पानी निकल गया तो जो सेल था वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। आप देखेंगे कि कैसे सेल की जो वॉल्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को ही प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन एक सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा आता है। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आप देखेंगे ये न्यूक्लियस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऐसे जिग-जैग स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो सेल के होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER कहते हैं। ये इसको रफ इसलिए कहते हैं बिकॉज हेयर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेगा कि ये जो राइबोसोम्स हैं, जो छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, ये एंडोप्लाज्मिक के सरफेस को रफ बना देते हैं, और इसीलिए इसको नाम मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक के जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, तो इसको नाम मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों सेम है, बस एक पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और जिस पे राइबोसोम्स लगे हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाना। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना पाता है। और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेयर राइबोसोम्स आर एब्सेंट एंड इज मेंट फॉर सिक्रेटिंग लिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम्स नहीं है, तो ये लिपिड एक पदार्थ होता है, एक सेल के अंदर एक चीज़ होती है, उसको निकालने का काम करता है, जो सेल के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल की मेम्ब्रेन को बनाना। तो जो ये लिपिड होते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो नाम अपने आप में क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब जिस प्रोसेस से मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकली बनाया जाए उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। और ये कौन बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। ये लिपिड्स कहाँ से निकलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आगे बढ़ते हैं। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइस वर्सा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक
अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। RER हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो RER होता है वो सिंथेसिस यानी बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन्स को। SER हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स। जो SER होता है वो लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो अगले सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास आएगी वो आएगी राइबोसोम। अब आपको पता ही है कि राइबोसोम सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। ये क्या होते हैं? तो दीज आर स्मॉल dense in spherical bodies which occur freely in the matrix or remain attached to the endoplasmic reticulum। या तो फ्री होंगी या फिर अटैच्ड होंगी। किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्या काम करती हैं? ये बनाती हैं प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स। फंक्शन क्या होता है? दे प्ले अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इनका मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। किसके लिए? सेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अब ये डायग्राम आपको दिखेगा जिसमें दिखता है कि राइबोसोम्स को सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री? उसका रीज़न आपको पता है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इसके साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं कॉन्टिन्यूसली। और क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं इसीलिए इसको हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अब आया आपके पास गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी अपैरेटस एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको सबसे पहली बार कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। ये एक वाईफाई सिग्नल की तरह इसका डायग्राम बनता है। एंड होता क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन, जिसकी मेम्ब्रेन हो, तो मेम्ब्रेन वाला जो स्टूडेंट होता है, जो मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है। बाहर एक मेम्ब्रेन, एक वॉल होती है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। इसके फंक्शंस होते हैं स्टोरेज मतलब संभाल के रखना, पैकेजिंग मतलब पैक करना, और भेजना सेल के अंदर बनी हुई चीज़ों को। एक और ये काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी अपैरेटस। ये सिंपल शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़ के और बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स बनाते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स भी बनाता है। आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है, अगला पार्ट ऑफ द सेल है जिसको हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। सैक लाइक मतलब छोटे से ऐसा थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स आर मेड बाय RER टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक तरीके से एसिड या केमिकल होते हैं और ये कहाँ बनते हैं? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये करते क्या हैं? देखिए, अगर सेल के अंदर कभी कोई बाहर से ऐसी चीज़ आ जाए जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये लाइसोसोम उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर केमिकल है। बट कई बार क्या होता है कि बाहर से आने वाली चीज़ सेल को ख़राब कर देती है, और ऐसा सेल जो ख़राब हो गया वो आसपास के सेल को भी ख़राब कर सकता है। तो ऐसे होते टाइम लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम हटते हैं और जितना इनके अंदर केमिकल होता है वो पूरे सेल को ख़त्म कर देता है। तो जो खराब हिस्सा था वो भी ख़त्म, जो ठीक हिस्सा था वो भी ख़त्म, मतलब पूरा सेल ही ख़त्म हो गया। इसीलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। सुसाइड का मतलब होता है खुद को मारना, तो ये खुद को ही मार देते हैं। पढ़ लेते हैं। When the cells get damaged, जो डैमेज हो जाए, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells, hence called as suicidal bags of cell. It is the waste disposal system of the cell. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स अपने ही सेल को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम्स के बाद देखते हैं कि अगली सेल ऑर्गेनल कौन सी है। तो अगली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन होती है। एक डबल मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, ये एक बाहर की मेम्ब्रेन और फिर अंदर जिगजैग वाली जो मेम्ब्रेन है इसको कवर करके रखती है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, चीज़ें अंदर जा सकती हैं, और अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हो रखी होती है, क्रिएटिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ताकि अंदर बहुत सारे ATP मॉलिक्यूल्स जो हों, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में एनर्जी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। तो तीसरा पॉइंट देखिए दिखा है कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल में जो एनर्जी यूज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। Mitochondria have their own DNA and ribosomes, therefore they can make their own proteins। क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, इसीलिए वो अपना खुद का प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसीलिए उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस, देयर ओन बॉडीज। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बनाता है एटीपी। और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, यानी सेल की एनर्जी। जो सेल की एनर्जी बनाएगा उसको हम सेल का पावर हाउस कहेंगे। पावर हाउस वही जगह होती है जहाँ से पावर मिलती है। अगली सेल ऑर्गेनेल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स, ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, एक अंदर की मेम्ब्रेन, एक बाहर की मेम्ब्रेन, एंड ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। ऐसे ही हमारे प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स। इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थाइलोकॉइड्स एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, सीट फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट बता रहा है कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये वही स्ट्रक्चर है बेटा जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट जिन्हें हम कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिनको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स। एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज। इसके अलावा इसके अंदर येलो कलर का, ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं जो सेल की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। अब प्लास्टिड्स की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? दे स्टोर मटेरियल्स सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा। तो ये ऑयल, प्रोटीन, फैट, ये सब भी प्लास्टिड्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। प्लास्टिड्स के बाद अपनी लास्ट सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या होते हैं? तो वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ऐसी ऑर्गेनल होती है जिसमें या तो सॉलिड चीज़ या लिक्विड चीज़ भरी हुई होती है। In plant cells, vacuoles are large and permanent. In animal cells, vacuoles are small in size and temporary. In mature plant cells, it occupies 90% space of the cell volume. मतलब अगर कोई बड़ा सेल है, जैसे ये है प्लांट सेल, तो इस प्लांट सेल में देखो इतना बड़ा वैक्यूल है। एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत छोटा होता है सेल, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ये सेल की मेजर जो मेन जगह होती है उसी को घेर लेता है। और ये किस में हेल्प करता है? तो वैक्यूल्स हेल्प इन द टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल के अंदर का प्रेशर। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। तो सेल को जो पावर, जो ताकत देने का काम होता है वो भी वैक्यूल्स ही करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स के साथ। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ये भी समझना चाहेंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग क्या क्या होता है और एक जैसा क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बोथ हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, ये जो लिखे हैं ये सभी दोनों में कॉमन है। ये प्लांट सेल में भी हैं, ये एनिमल सेल में भी है। अलग क्या है? सबसे पहला एनिमल सेल डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। एनिमल सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स की एक फिक्स शेप होती है। एनिमल सेल्स में डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। एनिमल सेल्स में डू नॉट हैव वैक्यूल्स और स्मॉल, यानी कि या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं, और होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। और प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स की जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, तो एनिमल सेल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल्स में होते हैं ग्लाइकोजेन जो एनर्जी देता है, प्लांट सेल उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव करता है।
उसके बाद एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये आपके सामने डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस डिफरेंस को हमने देख लिया, हमने ये समझ लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल हालांकि दोनों ही सेल हैं, लेकिन दोनों सेल एक दूसरे से बहुत तरीके से अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं उनमें जो दोनों में एक जैसी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समझने जाते हैं सेल डिवीजन। तो बेटा सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन मेंटेन्स द क्रोमोसोम्स नंबर इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन में है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैं आपको बता दूं, सेल डिवीजन अलग अलग चीज़ों के लिए होती है, जिसमें से सबसे पहला चीज़ है ग्रोथ। आप जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारा साइज़ बड़ा होता है, वेट बड़ा होता है, मसल्स बड़े हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की वजह से होती हैं, और वो ग्रोथ होती है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं। इसके बाद आता है ग्रोथ के बाद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो वॉर्न आउट सेल होते हैं, जो खराब सेल होते हैं, उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं। जैसे हमारे दूध के दांत टूटते हैं, उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। तीसरा होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फिर रिपेयर, चोट लग जाए तो रिपेयर भी होता है। सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस होती है इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है और ज़िंदगी भर चलती रहती है। सोमैटिक सेल्स मतलब नॉर्मल सेल्स। इट लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारी बॉडी में जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है। और माइटोसिस में द टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स सिंस दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस में खास बात क्या होती है कि जो नया सेल बनेगा उसका डीएनए बिल्कुल पुराने सेल जैसा होगा। तो एक सेल से यूजुअली 2 और 2 से 4 बन जाते हैं। जबकि मियोसिस इससे बिल्कुल अलग है। मियोसिस अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिप्रोडक्टिव स्टेज ओनली। जो मियोसिस होता है वो सिर्फ 2 तरीके के सेल्स में होता है, स्पर्म सेल्स में और एग सेल्स में। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो इससे बनते हैं स्पर्म और एग्स। इसकी खास बात होती है कि 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ईच विद हाफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट के पास जो डीएनए जो क्रोमोसोम है उसका आधा ही अगले सेल में जाता है। और इसका एक कारण है, आधा डीएनए स्पर्म में, आधा डीएनए एग में। तो एग और स्पर्म मिले तो आधा आधा पूरा डीएनए हो गया। तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म में अपनी पिछली जनरेशन के जितना ही डीएनए रहता है, डीएनए बढ़ता नहीं है। तो हमने सेल डिवीजन जो ये पढ़ा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल डिवीजन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ही जल्द चैनल पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का भी एक वीडियो डालेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछिए, आपके आंसर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।